ड्रामा की शुरुआत में हमें एक स्टूडियो को दिखाया जाता है जहाँ पर लाइव शो शुरू होने वाला होता है और सब लोग उसके लिए काम कर रहे होते हैं। इस लाइव शो के अंदर एक क्लीनिंग प्रोडक्ट को बेचा जाएगा, लेकिन जिस एंकर दामी जिन उसने प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी थी वो अभी तक स्टूडियो नहीं पहुंची थी। उस टाइम सारे स्टूडियो का स्टाफ यीजिन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो किसी का भी फ़ोन नहीं उठा रही थी। ये सब देखकर मिस ई ओम, जो कि दामी जिन का सारा शेड्यूल मैनेज करती है और वो यीजिन की दोस्त भी होती है, उसे यीजिन पे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन फिर यीजिन के स्टूडियो टाइम से ना पहुंचने की वजह से वो लोग एक सब्स्टिट्यूट के साथ लाइव सेशन शुरू कर देते हैं। लेकिन सेल्स ज़्यादा होने की बजाय और भी ज़्यादा गिर जाती हैं, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट बहुत बुरे तरीके से प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहा था। उस टाइम सारी टीम का दिमाग ख़राब होने लगता है, क्योंकि अब वो नहीं जानते थे कि वो क्या करेंगे। लेकिन तभी ये जिन मिस योम को कॉल करती है और उसकी कॉल के बाद स्टूडियो में हो रहे लाइव शो को रोक दिया जाता है और ये जिन उसी चैनल पर अपना लाइव सेशन शुरू करती है, जहां वो एक ऊंची बिल्डिंग पर खड़ी होकर उस क्लीनिंग प्रोडक्ट की प्रमोशन करती है। पहले तो वो एक नॉर्मल कपड़े से बिल्डिंग के कांच को साफ़ करती है, लेकिन कपड़े से कांच सही तरह से साफ़ नहीं होता। फिर वो क्लीनिंग प्रोडक्ट से कांच साफ़ करती है और कांच बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। उसका ये लाइव शो देखकर बहुत से लोगों को उस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट आने लगता है और वो उस प्रोडक्ट को ख़रीदने लगते हैं। सेल्स को बढ़ता हुआ देखकर ब्रॉडकास्टिंग टीम भी बहुत खुश होती है। फिर यीजिन का लाइव शो बंद होने के बाद वो इतनी ऊंची बिल्डिंग पे होने की वजह से डरने लगती है, लेकिन फिर बाद में वो देखती है कि उसके लाइव शो की वजह से वो प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो चुका है, यानी कि उसके सारे पीसेस बिक चुके हैं। ये देखकर वो बहुत खुश होती है और अपने पीछे खड़े काम वाले अंकल को हग कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें त्योकपांग नाम का एक गांव दिखाया जाता है, जहां पे हमें हमारा मेल लीड मैथ्यू ली दिखाया जाता है, जो कि जॉगिंग कर रहा था और उसके पीछे पीछे एक डॉग भी दौड़ रहा था। फिर जब मैथ्यू थोड़ा आगे जाता है तो वहाँ पर ओल्ड लेडीज़ का एक ग्रुप बैठा होता है जो कहती हैं, मचूरी कैसे हो। एक्चुअली वो मैथ्यू को मचूरी कह रही थी और कहती हैं, वैसे मचूरी तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारा डॉग भी थोड़ी एक्सरसाइज कर लेता है। तो मैथ्यू कहता है कि मैं आपके डॉग को अपने साथ नहीं लेकर जाता, वो तो खुद ही मेरे पीछे पीछे आ जाता है। तो आंटी कहती हैं कि हमारा डॉग तो तुम्हें बहुत पसंद करता है ना, इसीलिए वो तुम्हारे पीछे पीछे आ जाता है मचूरी। ये सुनकर मैथ्यू गुस्से से कहता है कि मेरा नाम मचूरी नहीं है, मेरा नाम मैथ्यू ली है, मैथ्यू ली। लेकिन उसका गुस्सा देखकर भी वो सारी लेडीज़ पास नहीं आती और उसे मचूरी मचूरी कहकर टीज़ करने लगती हैं। फिर उनमें से एक आंटी उसे बहुत से भुट्टे देती हैं और कहती हैं कि घर जाकर इन्हें खा लेना। फिर जब वो भुट्टे लेकर वहाँ से जाने ही लगता है, तभी गांव के दो अंकल वहाँ भागते भागते उसका नाम चिल्लाते हुए आते हैं और कहते हैं, मचूरी जल्दी चलो हमारे साथ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन जब वो उनके घर जाता है तो वहाँ मसला सिर्फ ये था कि उनके टीवी में सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। तो मैथ्यू कहता है कि इसमें मैं क्या करूँ, आप लोग सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करो ना, मैं इसको ठीक नहीं कर सकता। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे सारे गाँव की ओल्ड लेडीज़ आ जाती हैं और कहती हैं कि क्या तुम भी यहाँ पर सोंगा का गाना सुनने के लिए आए हो। अब उन सब ओल्ड लेडीज़ का दिल ख़राब ना हो, बस इसीलिए मैथ्यू छत पर चढ़ के एंटीना ठीक करने लग जाता है और फिर जैसे ही सिग्नल्स आते हैं तो वो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर मैथ्यू नीचे आता है और कहता है कि अंकल ये लास्ट टाइम था, अब से मैं आपकी और कोई मदद नहीं करूँगा। फिर अभी वो 2 कदम ही चला था कि वो अंकल फिर उसे रोक लेते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मैथ्यू कुछ अंकल और आंटी को अपने साथ ट्रैक्टर पर लेकर जा रहा था, लेकिन उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि इस टाइम वो कितने गुस्से में था। तभी एक ओल्ड मैन कहता है कि ये लड़का कभी भी खुशी से हमारी मदद नहीं करता। तो दूसरे अंकल उसे चुप करवाते हैं और कहते हैं कि ये जैसा भी है, लेकिन हमेशा इसने हमारी मदद की है, कभी भी इनकार नहीं किया। फिर हमें काफ़ी ज़्यादा फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पर बार बार ली उन सब की बगैर कुछ बोले मदद कर दिया करता था और हर बार ही कहता था कि अब वो उनकी और मदद नहीं करेगा। लेकिन फिर से वो लोग जब उसे मदद के लिए बुलाते थे तो वो इनकार किए बगैर ही वहीं चला जाता था। फिर सीन वापस से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर उस गाँव का बस स्टैंड आ गया था और एक अंकल वहाँ पर उतर गए थे, जिनसे ली कहता है कि मैं 4:30 बजे तक यहाँ पर आ जाऊँगा, तो आप भी आ जाना और लेट मत करना। तो वो अंकल कहते हैं ठीक है, और फिर ली बाकी सबको वहाँ से ले जाने लगता है और उस टाइम वो स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि असल में तो गांव वालों की मदद करके उसे काफ़ी मज़ा आता था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मिस एओम और हवांग को देखते हैं, जो यीजिन पे काफ़ी गुस्सा हो रहे थे और कह रहे थे कि यीजिन हमेशा लेट आती है और कभी कॉल नहीं उठाती, इस लड़की ने तो हमें परेशान करके रखा हुआ है। और वो तीनों मिलकर यीजिन की बुराई कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि यीजिन अपने बॉयफ्रेंड से जाकर मिलती है, जो काफ़ी देर से रेस्टोरेंट में उसका वेट कर रहा था, और उसे देखकर कहता है कि तुम आज भी हमेशा की तरह लेट आई हो। फिर वो दोनों डिनर करने लगते हैं।
वहाँ उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम जानती हो ना कि मैं भी एक सर्जन हूँ और मैं भी दिन में कितनी सर्जरीज़ करता हूँ, कितने पेशेंट्स को देखता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखा हुआ है। उस टाइम यीजन उसकी कोई बात नहीं सुनती, बल्कि उसका ध्यान तो सिर्फ उस नाइफ़ पे होता है जिससे वो खाना खा रही थी, और वो सोच रही थी कि उस नाइफ़ की प्रमोशन करके भी उसे बेचना चाहिए। लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि यीजन, मुझे लगता है कि अब हम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तो यीजन चिल होकर उसे कहती है कि मुझे लगता है कि अभी तुम गुस्से में हो, तो हम डिनर करते हैं, फिर उसके बाद ये बात कर लेंगे। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मुझे अभी तुमसे ब्रेकअप करना है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपने काम से प्यार है और किसी से नहीं। फिर यीजन उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपना हाथ पीछे करता है और कहता है कि मैं भी तो काम करता हूँ ना, मैं भी मसरूफ़ हूँ, लेकिन तुम तो कभी भी मेरे टाइम से कॉल भी नहीं उठाती और ना ही टाइम पे कभी मुझसे मिलने आती हो। अगर तुम्हें अपने काम से इतना ही प्यार है तो तुम उसी के साथ रहो, मेरे साथ नहीं। और फिर ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यीजन थोड़ा सा उदास होती है, लेकिन फिर रेस्टोरेंट से बाहर जाने से पहले वहाँ के स्टाफ से कहती है कि वो इस नाइफ़ को बेचना चाहती है, तो इसीलिए वो उससे नाइफ़ के मैन्युफैक्चरर का पता मांगती है। फिर अगले सीन में वो अपनी कंपनी में आती है, जहाँ वो हवांग से मिलती है और हवांग उस पर लेट आने की वजह से गुस्सा कर रहा था। तभी वो उसके सामने नाइफ़ निकालती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और कहती है कि देखो, ये रहा नया प्रोडक्ट, हम इसकी प्रमोशन करेंगे। फिर हवांग अच्छे से उस प्रोडक्ट को देखता है और उसकी क्वालिटीज़ बताने लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि घर जाते टाइम यीजन एक पोस्टर के सामने रुकती है जो उसकी कंपनी हिट का था, और उस पोस्टर में वो सेकंड टॉप सेलर मॉडल थी, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर जी यून थी जो कि मेकअप प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करती थी, और मेकअप प्रोडक्ट्स से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होने की वजह से वो एक टॉप सेलर मॉडल बन गई थी। फिर तभी जी यून वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि टॉप पर जिसकी भी फ़ोटो लगी हो वो काफ़ी बड़ी होती है ना, और कहती है कि तुम जानती हो मैं तुम्हारी तरह इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी नहीं बेचती, फिर भी मेरा रेवेन्यू तुमसे ज़्यादा है। तो यीजन कहती है कि जहाँ तुम एक प्रोडक्ट बेचती हो वहाँ मैं 10 बेच देती हूँ, तुम शुक्र करो कि मैं कॉस्मेटिक्स में नहीं हूँ, वरना तो तुम जानती ही हो कि टॉप मॉडल कौन होती। फिर इससे पहले कि जियून उसे कुछ कहे, मिस इयोम वहाँ आ जाती है और कहती है कि हमें कुछ काम है, और यीजन को लेकर वहाँ से चली जाती है। और फिर वो दोनों एक खाने खाने वाली जगह पर बैठी होती हैं, जहाँ इयोम युनजी पर गुस्सा कर रही होती है और कहती है कि ये लड़की आखिर अपने आप को समझती क्या है। तो यीजन कहती है, ओ तुम मेरा कितना ख्याल करती हो ना। तो इयोम कहती है, चुप करो, तुम जानती हो ना कि आज तुम्हारी वजह से सारा दिन मैं कितनी टेंशन में थी। अगर दोबारा तुमने ऐसी कोई हरकत की ना तो तुम्हारी खैर नहीं, और उस टाइम तो मैं ये भी भूल जाऊंगी कि तुम्हारी और मेरी 4 साल की दोस्ती है। तो यीजन कहती है, यार कुछ तो रहम करो, तुम जानती हो ना कि आज ही मेरा ब्रेकअप हुआ है। तो योम कहती है, लेकिन तुम्हारे साथ ये हुआ ही क्यों। तो वो कहती है, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड कहता था कि मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ और सिर्फ हमेशा काम के अंदर ही मसरूफ़ रहती हूँ, इसीलिए बस। तो योम कहती है, वैसे वो भी गलत नहीं कह रहा था, क्योंकि काम तो सभी करते हैं, लेकिन तुम तो कुछ एक्स्ट्रा ही काम करती हो। एटलीस्ट इतना काम कर रही हो तो अपनी लाइफ को एंजॉय करने का भी तो सीखो ना। फिर हमें दिखाते हैं कि यीजन अपने घर आ गई है, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, और यीजन अपने साथ लाई हुई नाइफ़ को भी वहाँ ला कर रख देती है। फिर वो फ्रिज में से पानी निकाल कर पीती है, और हम देखते हैं कि फ्रिज के अंदर बहुत सा खाना लेबल के साथ पड़ा हुआ है, और घर के सारे बर्तन भी धुले हुए हैं। ये सब कुछ उसके डैड ने किया था, और फ्रिज पर एक नोट भी लगाया था कि हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। फिर हमें हमारे हीरो और हीरोइन के साथ साथ दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों ही अपना काम कर रहे होते हैं और काम ख़त्म करने के बाद सो जाते हैं। लेकिन आधी रात को यीजन को एक भयानक पास्ट नज़र आता है और वो डर कर उठ जाती है, और उसके बैठे बैठे ही सुबह हो जाती है। फिर हमें कांगमू वॉन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो ली से बात कर रहा था और कह रहा था कि यार तुम्हारे बगैर यहाँ पर सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। वैसे मेरा गिफ्ट तुम्हें कैसा लगा। एक्चुअली उसने ली के लिए एक ट्रैक्टर भेजा था गिफ्ट में। तो ली कहता है कि मुझे कम आवाज़ वाले ट्रैक्टर पसंद हैं, इसे वापस मंगवा लो। तो वॉन कहता है, ली यार तुम्हें तो कोई भी चीज़ जल्दी पसंद ही नहीं आती। तो ली कहता है कि अगर तुम्हें यही बातें करनी है ना तो मैं कॉल काटने लगा हूँ। तो वॉन कहता है, रुको रुको, अच्छा क्या तुमने अपना फ़ैसला बदलने के बारे में कुछ सोचा है। तो ली कहता है, नहीं, जैसा प्लान किया है सब कुछ वैसा ही करो। नेक्स्ट हमें यीजन को दिखाते हैं जिसको शूट के लिए रेडी किया जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ जब इयोम हवांग के पास आती है तो वो बहुत ही उदास होकर बैठा हुआ था। तो इयोम पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो फिर वो उसे एक रिपोर्ट दिखाता है जिसमें आज यीजन का प्राइम शो कैंसिल करके वो जगह जी यून को दे दी गई थी। फिर हमें यीजन को दिखाते हैं जिसके पास जी यून आती है और कहती है कि लगता है तुम्हें पता नहीं है कि आज तुम्हारा शो कैंसिल कर दिया गया है और वो जगह मुझे मिल गई है।
क्योंकि आज मैं ब्यूटी सॉन्ग नाम का एक प्रोडक्ट उसकी प्रमोशन करने वाली हूँ। ये सुनकर जी को काफ़ी गुस्सा आता है और तभी मिस सॉन्ग जो उस प्रोडक्ट की ऑनर है वो भी वहाँ आ जाती है। जिनको देखकर यीजिन बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोकती है। तभी मिस सॉन्ग यीजिन के पास आती है और कहती है कि लगता है तुम बीमार हो। और अब ये मत कहना कि तुम कुछ नहीं जानती। ये सुनकर यीजिन इमोशनल हो जाती है। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि यीजिन बहुत गुस्से से चल रही होती है और वो योम और हवांग को कॉल कर रही होती है, लेकिन वो दोनों जानबूझकर उसकी कॉल नहीं उठाते क्योंकि वो जानते थे कि यीजिन उन पर गुस्सा करेगी। फिर यीजिन सीधा अपने बॉस के कमरे में आती है और कहती है कि आपने मेरा स्लॉट उनको क्यों दिया। आप जानती हैं ना कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाले लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाना चाहते हैं, उनको लोगों से कोई परवाह नहीं होती। तभी उसकी बॉस उसे एलिट ऑयल नाम की एक कंपनी की रिपोर्ट दिखाती है और कहती है कि अगर तुम अपना प्राइम स्लॉट वापस चाहती हो तो तुम्हें इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना होगा। एक्चुअली में एलिट ऑयल एक ब्यूटी ब्रांड होता है, जिसे देखकर यीजिन कहती है कि आप जानती हैं ना कि मैं मेकअप प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करती। मैंने ये सब कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा हुआ था, लगता है कि आप भूल रही हैं। लेकिन बॉस कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, अब चॉइस तुम्हारी है। अगर तुम इस कंपनी को हमारे पास ले आओ तो तुम्हें तुम्हारा स्लॉट वापस मिल जाएगा। फिर जब यीजिन बाहर आती है तो उसके टीममेट उसे पूछते हैं कि बॉस ने क्या कहा, तो वो कहती है कि बॉस ने कहा है कि अगर मैं अपना शो चाहती हूँ तो मुझे एलिट ऑयल के ब्यूटी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना होगा। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और उसके टीममेट्स उसे उदास से देखकर काफ़ी दुखी हो रहे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एलिट ऑयल कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एरिक सीओ दिखाया जाता है, जो अभी अभी फ्रांस से कोरिया वापस आया है। तभी उसका असिस्टेंट फ़ौरन से वहाँ आकर उसे कैप पहना देता है और कहता है कि सर आपको छुप कर रहना होगा, क्योंकि अगर किसी प्रमोशन कंपनी ने आपको यहाँ पर देख लिया तो वो आपके पीछे पड़ जाएंगी। और अभी एक मीटिंग है, वहाँ पर भी आपको जाना है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि एरिक एक मीटिंग में जाता है जो और किसी के साथ नहीं बल्कि कांगमू वॉन के साथ थी, और वो उनकी कंपनी के साथ रॉ मटेरियल लेने का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए आया था। लेकिन कांगमू वॉन ली की तरफ से उसे इनकार कर देता है और कहता है आई एम सॉरी मिस्टर एरिक, लेकिन अब हम आप लोगों के साथ और ज़्यादा बिजनेस नहीं कर सकेंगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एरिक अपनी कार में आता है, जहां वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैं बहुत बार मिस्टर वॉन से मिला हूं, लेकिन आज पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और की बोली बोल रहे थे। तुम पता लगाओ कि इसके पीछे वजह क्या है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। फिर हम यीजिन को देखते हैं जो वांग और योम के साथ जीयून का ब्रॉडकास्ट देख रही थी। ब्रॉडकास्ट देखकर मिस योम टीवी बंद कर देती है ताकि यीजिन को बुरा ना लगे, लेकिन वो कहती है कि रात काफ़ी हो गई है, इसलिए आप दोनों घर चले जाओ। फिर उन दोनों के जाने के बाद वो अकेली बैठकर ब्रॉडकास्ट देखती है जिसमें मिस सॉन्ग अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही थी। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर यीजिन मिस सॉन्ग के साथ बैठी थी और वो काफ़ी खुश भी थी। और फिर अगले ही सीन में लोग यीजिन के ऊपर अंडे मार रहे थे और कह रहे थे कि देखो तुम्हारी वजह से हमारी स्किन ख़राब हो गई है, अब तुम्हें ही इसका जवाब देना होगा। फिर सीन वापस से प्रेजेंट में आता है जहां हम देखते हैं कि यीजिन अपने घर में वापस आ गई है और वो बहुत ज़्यादा थकी हुई है, लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स एक साथ ले लेती है और तकरीबन हर रोज़ वो ऐसे ही स्लीपिंग पिल्स खाकर सो रही थी, जिस वजह से अब उसकी तबीयत ख़राब होने लगी थी। और हमें दिखाते हैं कि यीजिन वॉमिटिंग भी कर रही थी। फिर वो अपने डॉक्टर के पास जाती है जहाँ डॉक्टर उसे कहती है कि तुमने बहुत दिन तक स्लीपिंग पिल्स की ओवरडोज ली है, अब तुम ऐसे ये स्लीपिंग पिल्स नहीं खा सकती, क्योंकि अगर तुमने ऐसे ही ज़्यादा पिल्स खाई तो तुम्हारी याददाश्त जा सकती है और तुम्हें बहुत सी बीमारियाँ भी लग सकती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम यीजिन को सोते हुए देखते हैं जहाँ वो फिर से वही ख्वाब देख रही थी जहाँ पे बहुत से लोग ख़राब स्किन के साथ उसके सामने खड़े थे और कह रहे थे कि हमारी स्किन का ये हाल सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। लेकिन फिर दिखाते हैं कि यीजिन अपने ख्वाब से उठ जाती है। फिर देखते हैं कि यीजिन अपने शूट के लिए लेट थी और मिस योम उसे कॉल करने लगी थी, लेकिन उसी टाइम वो दौड़ती हुई अंदर आ जाती है। उसे देखकर मिस योम कहती हैं तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम फिर से पूरी रात नहीं सोई? तो यीजिन कहती है मैं ठीक हूँ और ऐड शूट करने लग जाती है। फिर काम ख़त्म होने के बाद वो बहुत थक चुकी थी और अगले सीन में हमें वो डॉक्टर के रूम से बाहर निकलती हुई दिखाई जाती है जहाँ पे डॉक्टर ने उसे कहा था कि तुम अब नींद की और गोलियाँ नहीं खा सकती, और अगर अभी भी तुम्हें नींद नहीं आ रही तो तुम्हें अपने माइंड को रिलैक्स करना होगा और खुद ही तुम्हें इस बात का पता लगाना होगा कि आखिर तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही। फिर हम ली को देखते हैं जो स्कूल से एक बच्ची को पिक करने आया था जिसने मास्क पहना हुआ था। फिर हम यीजिन को देखते हैं जो अपने ऑफिस के अंदर ही सो गई थी, लेकिन तभी मिस योम उसके पास आती है और वो उसके लिए एक ड्रिंक भी लाई होती है और कहती है कि इसको पी लो, मैंने तुम्हें वॉमिटिंग करते हुए देखा था, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर वो कहती है कि अगर तुम मेकअप प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करना चाहती तो रहने दो, लेकिन यीजिन कहती है कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे टीममेट्स की नौकरी चली जाए।
तो योम कहती है कि तुम्हें इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी अभी हमारे पास बहुत सा एक्सपीरियंस आ गया है तो हम कहीं भी आसानी से जॉब ले लेंगे। लेकिन यीजिन कहती है नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। फिर वो घर जाती है और एरिक टॉय नाम की कंपनी को प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए कॉन्टैक्ट करती है। और दूसरी तरफ एरिक का असिस्टेंट मिस्टर चा उसे बताता है कि हिट नाम की एक कंपनी है जो 1 साल से हमारे साथ काम करना चाहती है और हर बार आप उनको मना कर देते हैं, लेकिन इस बार उनकी मॉडल मिस यीजिन है। यीजिन का नाम सुनते ही एरिक फ़ौरन उनके साथ काम करने के लिए मान जाता है और कहता है कि जल्दी से हमारी मीटिंग फिक्स करवाओ। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो दोनों मीटिंग करने के लिए मिलते हैं, जहाँ यीजिन उसे अपनी कंपनी की फ़ाइल पढ़ने के लिए देती है, लेकिन फ़ाइल पढ़ने की बजाय एरिक छुप छुप कर सिर्फ उसे ही देख रहा था और ऐसे बात कर रहा होता है जैसे वो उसे पहले से जानता है और अब चाहता है कि वो भी उसे पहचाने, लेकिन वो उसे नहीं पहचान पाती। तो एरिक कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा, लेकिन एक शर्त पर। फिर वो उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाता है जिनको पढ़ने के बाद वो कहती है, अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू करवाने में तुम्हारी मदद करूँ, यही ना? तो वो कहता है हाँ। तो यीजिन कहती है ठीक है, मैं ही कर दूँगी। फिर वो दोनों साथ चल रहे होते हैं, जहाँ यीजिन कहती है कि मैं इस रॉ मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर के फार्म में जाकर उसे मनाती हूँ और तुम यहाँ पर मिस्टर वॉन के साथ बात करके देखो। तो एरिक कहता है ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन क्या अब हम नंबर्स एक्सचेंज कर सकते हैं? तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं। फिर वो दोनों नंबर्स एक्सचेंज कर लेते हैं और यीजिन का नंबर लेकर एरिक काफ़ी खुश होता है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि जब यीजिन अपने घर आती है तो वो काफ़ी थकी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो कॉन्ट्रैक्टर की कंपनी के बारे में रिसर्च करने लगती है और फिर एक फ़ाइल तैयार करके सुबह अपनी कार लेकर कॉन्ट्रैक्टर के फार्म पर जाने के लिए निकल जाती है। और फिर फाइनली काफ़ी टाइम के बाद वो द्योकपंग विलेज में पहुंच जाती है, जहां पर वो और ली एक वन वे सड़क से आ रहे थे और दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए थे और कोई भी दूसरे को रास्ता देने के लिए तैयार नहीं था। फिर जिन अपनी कार के ऊपर खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम अपना ट्रैक्टर रिवर्स करो, लेकिन ली मना कर देता है और कहता है कि मेरे ट्रैक्टर में रिवर्स गियर नहीं है, वो ख़राब है। जिन को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, तो वो कहती है अच्छा ऐसी बात है तो मेरी कार भी रिवर्स गियर में नहीं जा सकती। और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, इसीलिए उन दोनों के दरमियान बहस हो जाती है और इसी के साथ यहीं पे एपिसोड 1 की एंडिंग हो जाती है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।